अब देखिएगा, अभी हमने मेन बताया था आपको, हमारे देश में एक लेजिस्लेचर है, हाईएस्ट लॉ मेकिंग एजेंसी, एक जुडिशरी है, और एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव है। तीन चीज है। तो डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? कि भाई रूल बनाने वाला रूल बनाए, एग्जीक्यूट करने वाला एग्जीक्यूट करे, और उसको जुडिशल आदमी उसके ऊपर न्याय दे। तीनों चीज अलग अलग है। तो हमारे यहाँ समस्या क्या है, चलिए देखिए, अगर हमारा प्रेसिडेंट गड़बड़ करता है कुछ, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कैसे सजा देंगे हम, प्रेसिडेंट को कैसे हटाएंगे? जुडिशरी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट केस नहीं सुन सकती, नहीं ला सकती। जब तक वो कैसे ला सकती है? एज अ प्रेसिडेंट एक तब एक तक तो एक नहीं हो एक सकता। एक अरे एक नहीं, उसके अगेंस्ट केस ही लॉन्च नहीं हो सकता। ठीक है, सुनने की तो बात ही दूर तक रही। नंबर टू, चीफ जस्टिस और जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? अब जब प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑफ वो इंडिया। कर रहे हैं तो फिर जब बताओ जी, एक तरह से समझ ले, बाप को बेटा कैसे प्रोसिक्यूट कर लेगा? हटा देगा। तो समझने के लिए जस्टिस, ये जो मैं हाँ। आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड इन देसी टर्म्स। ठीक, चलिएगा। तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं? उसका इम्पीचमेंट होता है। कहां पे इम्पीचमेंट होएगा उसका? लोकसभा में और राज्यसभा में। उसके अगेंस्ट प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, कि साहब ये प्रेसिडेंट सही से काम नहीं कर रहे हैं और हमें इनको हटाने की जरूरत। ऐसे ही मान लीजिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सही से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उनको हटाना है, गलत सलत डिसीजन दे रहे हैं, तो उनको कैसे हटा सकते हैं? उनको नहीं हटाया जा सकता, स्पेशल प्रिविलेज है। ठीक? तो उनका भी इम्पीचमेंट होगा। उनका इम्पीचमेंट कौन करेगा? वही राज्यसभा और लोकसभा, उसमें ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तीसरा, अब किसी एमएलए एमपी को हटाना है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर को ही हटाना है, तो इनके अगेंस्ट क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। वो भी पास हो गया तो ठीक है, हटेगा। या प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर है, इफ ही थिंक्स फिट कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा है, वो उसका ऑफिस वैकेट करवा सकता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? पीएम की। तो अब आप समझने की कोशिश करना, हमारे देश में ये तीनों लोगों को इस तरह से किया गया है फैब्रिकेट, कि कोई भी मनमानी ना कर सके, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर तुमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में डेमोक्रेसी के ऊपर पता नहीं तुमने करा नहीं करा, यही हमारी डेमोक्रेसी। चलो, तो अब क्या हुआ कि भैया हमारे सरकार है, और उसके तीन बेटे हैं। एक बेटा लॉ बनाता है, दूसरा बेटा जो है एग्जीक्यूट करता है, और तीसरा बेटा जो है उसको जुडिशरी करता है, उसको न्याय करता है। नहीं कोई कर। गड़बड़ को उसके ऊपर कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है। ठीक है? क्या कोई सिचुएशन ऐसी थी कि तीनों काम ही एक आदमी कर ले, एक ही बेटा कर ले? नहीं, सेपरेट सेपरेट ही होगा। ये तो अब है ना। पहले ले जाता हूं, तो मैं समझो बात को। अब हमारा क्या है कि कंट्री बन गया है, देश बन गया है। 500 से प्लस हमारे राजे रजवाड़े थे। छोटे छोटे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बनी है, आधे आधे डिस्ट्रिक्ट के हमारे अलग अलग राजा हुआ करते थे। वो अपने आप में सोवरन थे, उनकी अपनी पब्लिक थी, अपने अपने रूल थे। तो राजा बेचारा क्या करता था बैठा हुआ, लो जो उसने कह दिया वही लो, जो उसने राजा की गद्दी पे बैठ के न्याय कर दिया वही जुडिशल काम भी कर दिया, और एग्जीक्यूटिव वही कर रहा है। तो बेसिकली जब हम डेवलप नहीं हुए थे, हमारी पॉपुलेशन कम थी, तो तीनों काम कौन कर रहा था? एक राजा कर रहा था। उसका एक प्यारा सा नाम है, बहुत बढ़िया, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं? ठीक है, तो याद आएगा तो मैं बता दूं। तो एम्परर। राजा क्या कर है?
एम्परर। एम्परर नहीं, हायरार्की कुछ इस तरह का नाम था, माना, और मोनार्की। मोनार्की। ठीक है। मोनार्की में क्या कर रहा था, एक आदमी सब काम कर रहा था, आया जी, सामने प्रस्तुत हुआ, हाँ जी बता, तुमने करा नहीं करा, ये करा वो करा, चल वे मृत्युदंड, खत्म, चल वे लटका दो उसको, खत्म हो गया। आज की डेट में क्या है, पहले कोर्ट में आएगा, बड़े कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद उसका रिवीजन डाल देगा, रिवीजन डालने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेज देगा, राष्ट्रपति ने रिएक्ट कर दिया, फिर भी एक जो है लिटिगेशन डाल देगा कहीं ना कहीं। मतलब क्या है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। ठीक है। तो इसका मतलब पहले क्या थी, हमारी मोनार्की थी, एक ही आदमी सारे काम कर लिया करता था। समझ में आ गई बात। जब ये डेवलपमेंट होने लग गया, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, एजुकेशन बढ़ने लग गई, रिक्वायरमेंट बढ़ने लग गई, तो वो जो सेटअप था वो डेमोक्रेटिक सेटअप तो था नहीं। तो हम किस तरफ आए, डेमोक्रेसी की तरफ आए, कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, हर आदमी की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हर आदमी अपने व्यूज कर सकता है। ठीक है। तो जो कुछ रीजन्स आए, उनकी वजह से क्या हुआ डेवलप, फिर ये डेमोक्रेसी आई। और फिर ये जो आज की डेट का हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख रहे हैं या गवर्नमेंट के पार्ट देख रहे हैं, ये इसलिए आए कि तीनों अलग अलग करो भाई, एक ही आदमी तीनों काम करेगा, बात खत्म। अगर एक आदमी को गुस्सा आ गया, लेजिस्लेचर को गुस्सा आ गया, तो क्या करेगा, उसका दूसरा गुस्सा एग्जीक्यूटिव रोक लेगा, नहीं तो जुडिशरी रोक देगी उसको। और जब राजा को गुस्सा आ गया तो कौन क्या रोकेगा, जा भाई खत्म, सूली पे चढ़ा दो उसको। तो मेरे ख्याल से ये मैंने तुम्हें एक तरह से हिस्ट्री भी बताई है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पैदा कैसे हुआ एकदम से, जरूरत क्या पड़ी इसकी, इतनी पब्लिक हो गई, उसको कंट्रोल करने के क्या चाहिए, गवर्नमेंट को हैंड्स चाहिए, हैंड्स चाहिए, तो उसमें क्या करा, स्टेट गवर्नमेंट आई, ये एग्जीक्यूटिव्स आए, एग्जीक्यूटिव्स में फिर ये सारा स्ट्रक्चर आया, ये बन गया, ऑर्गेनाइजेशन बन गई। समझ आ गई बात। फिर इनके पद मिल गए इनको, ये चेयर एंड चैन उतारते हैं ना पूरा यहाँ पे, ये प्रोसेस नहीं आ गया डेवलपमेंट के साथ साथ। अब देखो कि जैसे आज की डेट में तीन अंग बताए मैंने तुम्हें, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, जुडिशियरी जो न्याय करती है, और एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एग्जीक्यूटिव वाला ही जुडिशरी का भी काम कर ले और लेजिस्लेचर का भी काम कर ले? ये क्वेश्चन आएगा आगे। ये पता लगाना पड़ेगा कि देखिए बेसिक रूल तो मैंने तुम्हें बता दिया, क्या ये ऐसा हो सकता है? यस, अगर ऐसा हो सकता अगर दोनों भाई बहन कुछ कर नहीं रहे हैं तो तीसरे को करना पड़ेगा। है। नहीं, ये भाई भाई है, बहन नहीं है इसमें कोई। अच्छा हाँ। ठीक है, चलिए समझिए बात। हमने कहा पहले एक राजा था, सारा काम करता था, काम बढ़ा, पब्लिक बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, तो हमें क्या करें, हमारे तीन अंग हो गए। अब क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर देखो आप, आपकी लोकसभा राज्यसभा साल में कितनी, 3 या 4 सीटिंग करती है, 15-15 दिन की या 20 दिन की। इतने सारे लोग होते हैं, क्या सारे लोग वही बनाए? मीनिंग देयर बाई क्या है कि भाई ईच एंड एवरी कानून लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, उसका प्रोसीजर है, उसमें समय लगता है ना। समझ में आ गई बात। और फिर इमरजेंसी पोजीशन में, इमरजेंसी की स्थिति है, तो वो कानून कहाँ बन पाएगा, वो तो टाइम लगाएगा अपना, सेट प्रोसीजर उसका। तो उसके लिए कानून कौन बना सकता है, एग्जीक्यूटिव। कैसे बना सकता है, देखिए बताता हूँ। जैसे कोरोना आया, ठीक है, कोरोना में पुलिस ने क्या कह दिया, निकलना नहीं है, डंडे मार रहे हैं सबके, बंद कर दिए। क्या ये कोई कानून पास हुआ था? नहीं हुआ। अमरजेंट पोजीशन थे, तो उसने एट द स्पॉट डिसीजन ले लिया। डिसीजन कौन लेगा, एग्जीक्यूटिव लेगा, जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसे पता है। समझ में आ गई बात। तो उसने किसका काम कर लिया, लेजिस्लेचर का काम। और अगर इसको परमानेंट जाना है आगे,
तो फिर ये क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूटिव उसका रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर बना के गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। अब गवर्नमेंट चाहे तो फिर क्या कर सकती है, उसके ऊपर पार्लियामेंट से लॉ ला सकती है। ठीक, ऐसी दूसरी बात समझ लिया बात को। कोर्ट है, ठीक है, हर चीज के लिए कोर्ट में चले गए, करोड़ों केस पेंडिंग हो गए, हाँ भाई हमारा माथा खराब मत करो, हमारा हमारा मेन काम करने दो, छोटे मोटे काम तो वही कर लो, कैसे कर लो जैसे समझ लो। कि भाई जैसे हमारे ये ट्रिब्यूनल हैं सारे, समझ लेना बात को, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, जॉइंट कमिश्नर हो गया, कमिश्नर अपील हो गया, ट्रिब्यूनल अपील हो गया, ये सब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे आईटीएटी इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल हो गया, जैसे एक्साइज का ट्रिब्यूनल हो गया, ये सब क्या है, ये जुडिशरी नहीं है, ये क्या है, इनको हम कहते हैं क्वैसी जुडिशरी, यानी जुडिशियल काम तो कर रहे हैं लेकिन 100% जुडिशियल नहीं है, यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे हैं और ये जुडिशियल का भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि भाई जुडिशियल सिस्टम के पास केस छन छन के जाएं, ठीक है। अब जैसे समझिए, जैसे मान लीजिएगा इनकम टैक्स की कोई गलत डिमांड है, इनकम टैक्स का केस हमारा कौन करता है, आईटीओ करेगा या असेसिंग ऑफिसर करेगा, उसने हमारी कुछ सबमिशन दी, हमने कुछ बात मान ली कुछ नहीं मानी, और उसने एक डिमांड क्रिएट कर दी, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑफिसर, ये ठीक है, इसने तो अपना कर दिया। इसके बाद में इसके करे हुए के अगेंस्ट कहाँ जाएंगे हम, कमिश्नर अपील के पास फर्स्ट अपील जाएगी, ठीक। तो कमिश्नर अपील क्या है, ये भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर होता है, बट किसका काम कर रहा है, अपील हियरिंग का, जुडिशियल वर्क कर रहा है, लेकिन है किसका, डिपार्टमेंट का। तो बेसिकली क्या होता है, ये डिपार्टमेंट से तनख्वाह ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है, लेकिन किसका काम सौंप रखा है इसको, सौंपा इसलिए कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन का ही पता है, इसको ये भी पता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या गलती करी होगी, कैसा केस करा होगा, ही नोज वेरी वेल। उसके यहाँ अपील में जाकर के हम अपनी बात रखते हैं, साहब ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, ये गलत हुआ है, ये ऐसा हुआ, तो वो वहां क्या करता है, वो अपना एक डिसीजन दे देता है, उसमें हो सकता है हमें कुछ रिलीफ मिल जाए। तो जो उसने जो काम किया है, ये कैसा काम किया, ये जुडिशियल वर्क किया है। क्यों किया, भैया यही निपट लो कोर्ट में जाने की बजाय। अब मान लीजिएगा उससे भी नहीं निपटा मैटर, ठीक है, हमारे अगेंस्ट आ गया, ठीक, हम कहाँ जाएंगे फिर, हम जाएंगे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कमिश्नर के अगेंस्ट में। ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन क्या होती है, उसमें डिपार्टमेंटल मेंबर भी होता है, टेक्निकल मेंबर बोलते हैं, और उसमें जो है जुडिशियल मेंबर भी होता है, यानी एक तरह से क्वासी जुडिशियल हो गया, समझ में आ गई बात। तो वो उससे और अच्छा समझा जाता है, वो और न्याय करेंगे, जो थोड़ा बहुत न्याय कमिश्नर अपील नहीं कर पाया क्योंकि वो डिपार्टमेंट के ही रोल पर है, तो अब ट्रिब्यूनल में चले गए। ट्रिब्यूनल में कहा एक डिपार्टमेंटल आदमी है, उसको टेक्निकल मेंबर बोलते हैं, और एक आदमी कौन है, जुडिशियल मेंबर है, जो जुडिशरी से आया, जो जुडिशरी लॉ प्रोसीजर सब फॉलो करता है, ही नोस, जुडिशियल एंगल उसने दे लिया। तो ये सब क्या है हमारे, यानी उस केस का निपटारा वहां ट्रिब्यूनल में हो गया। और बहुत ही कम केस ऐसे हैं कि जिस जो अगर हमारे फेवर में हो गया वो वेल एंड गुड, और हमारे अगर अगेंस्ट हो गया तो वी हैव टू गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हुआ है तो 99% अगर वो पॉलिसी मैटर नहीं है तो डिपार्टमेंट अगेंस्ट ऊपर, तो मीनिंग क्या हुआ कि यही इसमें न्याय मिल गया। इनफैक्ट क्या कर रही है एग्जीक्यूटिव, किसका काम कर रहे हैं, जुडिशियल का भी काम कर रहे हैं। तो समझ में आ गई मेरे ख्याल, जब तुम इसको पढ़ोगे अपना, अब अपने नोट्स बनाओगे तो मैं बिल्कुल क्लियर समझ में आता चला। नाउ लास्ट लास्ट है मेरा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस, ठीक है। चलिए समझिए बात, आपको जो लिखना है पहले ये लिखना है कि बिफोर नोइंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू,
वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और देन वी विल मेक द डिफरेंस। अब अगर ये 4 नंबर में आ रहा है तो आप पॉइंट वाइज बना दो, एक पेज में लिख दो इसको। अगर ये 10 नंबर में आ रहा है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अगर ये 20 मार्क्स में आ रहा है तो जिस तरह से मैं कह रहा हूं उसको ऐसे करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, हमारे इसमें इतने फंडामेंटल राइट्स होते हैं इतने इसके अंदर, इतने आर्टिकल्स हैं इसमें, ये पब्लिक लॉ है, ठीक है ना। और सारे लॉ बाइंडिंग जो टू ऑल है, ये सबके हमारा ऊपर applicable है। प्राइमरी और बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, इसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट नहीं हो सकता, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा अगर इसके एक और अगेंस्ट गया है। चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा लिखा हुआ है, प्रियम्बल है, ये है, और हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तो कुछ वही नहीं है ना, कोई सोर्स, एक सोर्स तो है ही नहीं ये कोई, एनेक्टेड नहीं है ना, एक्ट नहीं है ना, ये एनेक्टेड नहीं है, एक्ट नहीं है, इसमें इसमें आर्टिकल्स, धारा और ये सेक्शन सब सेक्शन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास कोई लिखी हुई तो कुछ है। अब तुम क्या क्या, अच्छा देखिए, पब्लिक लॉ दोनों है, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ईच एंड एवरी पर्सन पे एप्लीकेबल है, इसलिए पब्लिक लॉ है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ क्यों है, देखिए समझिए बात को। अगर हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, पब्लिक लॉ। अगर हम ये कहें कि जैन लॉ जेन्स पे एप्लीकेबल है, तो ऑल जेन्स पे एप्लीकेबल है ना, तो वो भी पब्लिक लॉ हो गया ना। समझना बात को। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पब्लिक लॉ नहीं है, क्योंकि वो किन्हीं पार्टियों के बीच में होता है। समझ में आ गई बात। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पब्लिक लॉ नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी पब्लिक लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है ना। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जनरल पब्लिक पे एप्लीकेबल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केवल रेस्ट्रिक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए है, ठीक है जी। चलो जी, और ये क्या बताता है, इसमें क्या क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में फंडामेंटल राइट होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, डीपीएसपी है, ये है, इतने सेक्शंस हैं, ये जितना याद आ जाए वो लिखते चले जाओ। और इसमें ऐसा होता नहीं, सो सिंपल। इसमें ये सब होता है, इसमें ऐसा होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, डिफरेंस भी क्लियर हो गया। लिख दोगे भाई इसको। अगर आपको 20 मार्क्स में आता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन लो, मीनिंग बताओ उसका, और फिर उसके कंटेंट्स बता दो। 1.5 पेज भर गया इसमें, 1.5 पेज फिर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भर दो, डेफिनेशन दे दो, फिर उसमें डिफरेंस बता दो, तो तुम्हारे 6 पेज इसमें तैयार। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम में जाने से पहले आपको अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये एक सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल है। थैंक यू।